यात्रा खत्म करके जब राजा अपने महल में वापस पहुंचा तो उसने पाया कि बहुत सारा खजाना खाली हो चुका है। राजा के लिए ये बड़े अचंभे की बात थी, क्योंकि यात्रा शुरू करने से पहले उसका खजाना भरा पड़ा हुआ था और यात्रा पर गए हुए उसे ज़्यादा समय नहीं हुआ था। तो इतनी कम समय में इतनी सारी मुद्राएं खर्च होना अचंभे की ही बात थी। जब राजा ने इसका कारण अपना प्रधानमंत्री से पूछा तो उसने बताई कि पड़ोसी राज्य की सेना हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गई थी, तो सुरक्षा के लिए हमें नए सैनिकों की भर्ती करनी पड़ी और उसी के वजह से खर्चे ज़्यादा बढ़ गए थे। और राजा अपने मंत्री पर बहुत विश्वास करता था, इसीलिए उसने अपने मंत्री की बात पर पूरा विश्वास कर लिया और अपनी मंत्री की बताई बात पर कोई भी जांच पड़ताल नहीं करवाई। अक्सर राजा की रानी राजा को सचेत भी करती रहती थी कि आपका प्रधानमंत्री सही व्यक्ति नहीं है, वह आपको धोखा दे सकता है। लेकिन इस पर राजा अपनी रानी की कोई भी बात नहीं मानता, उल्टा उसी को बुरा समझने लगता। वह सोचता कि प्रधानमंत्री मेरी इतनी करीब है, इसी वजह से मेरी रानी को उससे जलन होती है, ईर्ष्या होती है। एक दिन संजोग ऐसा हुआ कि राजा अपने राज्य से बाहर भ्रमण के लिए निकले हुए थे। रात के अंधेरे में राजा ने देखा कि उसका प्रधानमंत्री पड़ोसी राज्य से चोरी छुपी चादर से अपना मुंह ढककर महल से बाहर निकल रहा था। यह वही राज्य था जिसका प्रधानमंत्री ने राजा के सामने जिक्र किया था। वह हम पर हमला करने वाले हैं। ऐसी चोरी छुप के उस राज्य से बाहर निकलते हुए जब राजा ने अपने प्रधानमंत्री को देखा तो उन्होंने सीधा अपने प्रधानमंत्री से पूछा कि मंत्री जी, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारे दुश्मन राज्य से तुम चोरी छुपे बाहर निकल रहे हो। इसका मतलब मैं क्या निकालूं कि तुम मुझे धोखा देने वाले हो, कि तुम गद्दार हो? प्रधानमंत्री अपने राजा को देखकर पूरी तरह से चौंक गया। फिर वह परिस्थितियों को संभालते हुए राजा से कहा कि महाराज, ये राज्य हम पर हमला करने वाला था और मेरा मंत्री होने के नाते ये फर्ज बनता है कि मैं जासूसी करके ये पता लगाऊं कि हम पर किस तरह और कब हमला करने वाले हैं। मैं तो अपना फर्ज निभा रहा था, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आप मुझे गद्दार और धोखेबाज समझ रहे हैं। मैंने अपना पूरा जीवन इस राज्य पर न्यौछावर कर दिया और उसका बदला मुझे गद्दार और धोखेबाज के रूप में मिला। मेरी पूरी जिंदगी बेकार चली गई। और ये कहकर वो मंत्री राजा के सामने फूट फूट कर रोने लगा। मंत्री को रोता देख राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मैंने तो मंत्री के बारे में गलत ही सोच लिया। राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री, मुझे माफ़ करना, हमने तुम जैसे वफादार व्यक्ति पर शक किया। हमें गर्व है कि हमारे राज्य में तुम्हारे जैसे मंत्री है, लेकिन जासूसी करने के लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत सैनिक मौजूद हैं जो हमारे लिए जासूसी कर सकते हैं। तुम हमारे राज्य के लिए बहुत जिम्मेदार महत्व रखते हो, इसीलिए आगे से तुम कभी भी जासूसी करने के लिए नहीं जाओगे। इसके लिए तुम नए सैनिक, नए लोगों को चुन सकते हो, लेकिन तुम्हें हमारे राज्य में रहकर हमारे राज्य को संभालना होगा। इस घटना के बाद राजा को विश्वास अपनी मंत्री के प्रति और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब वह छोटी से छोटी बात में भी अपनी मंत्री का राय लिया करता था। लेकिन कुछ समय बाद बहुत विचित्र घटना हुई। उनके दुश्मन पड़ोसी राज्य ने अचानक उनके राज्य पर हमला कर दिया। उन लोगों का तैयारी करने का भी मौका नहीं मिला और परिणाम यह हुआ कि राजा युद्ध हार गया और राजा को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि प्रधानमंत्री कहीं पर भी नहीं भागा, वह वहीं पर रुका रहा। जब राजा ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तो उसने राजा से कहा, महाराज, आप चले जाइए, मैं आपका रक्षा मरते दम तक करता रहूंगा, लेकिन मैं अपने राज्य को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। लेकिन आपका जाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जीवित रहेंगे तो आप अपने राज्य को वापस हासिल कर पाएंगे। और ये कहकर वह प्रधानमंत्री उसी राज्य में रुक गया और उसका राजा वहां से अपने घोड़े पर सवार होकर दूर जंगल के तरफ भाग गया।
अब राजा अपने समय भिक्षुओं के साथ बिताने लगा था। एक दिन राजा का पता चला कि उस राज्य का राजा उसका प्रधानमंत्री बन चुका है। मतलब उसका प्रधानमंत्री अब उसका जगह ले चुका था। उसने वह राज्य अपने अधीन कर लिया था। राजा को अभी भी समझ में नहीं आया था कि उसके साथ छल करके उसके राज्य को हड़प लिया गया है। उल्टा राजा तो हर्षो उल्लास और उत्साह गया कि उसका प्रधानमंत्री ने उसका राज्य वापस से हासिल कर लिया है। उत्साहित होकर अपने बोध गुरु के पास खुशी खुशी खबर बताने के लिए पहुंचा। उसने अपने गुरु से शुरू से लेकर अंत तक अपनी प्रधानमंत्री की बात बता दी। उसने बताया कि किस तरह उसका प्रधानमंत्री पड़ोसी राज्य में जासूसी करने के लिए जाता था ताकि उसका राज्य सुरक्षित रह सके, और किस तरह उसके रानी उस मंत्री के प्रति ईर्ष्या से भरी रहती थी क्योंकि वह उसके करीब रहता था। पूरी बात सुनने के बाद गुरु को समझते जरा सा भी वक्त नहीं लगा। गुरु तो आखिर गुरु होता है, उससे भला कोई बात कैसे छुप सकती है। इसीलिए उसने राजा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा कि राजन, जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उससे तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगेगा, बहुत दुख होगा, क्योंकि ये बात ऐसी है कि इसको सुनने के बाद धक्का लगेगा, बहुत दुख होगा। इस बात को सुनने के बाद दुनिया पर से तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा। जिसे तुम वफादार समझ रहे हो, उस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया है। शायद तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा ना हो, लेकिन तुम चाहो तो इसका जांच पड़ताल खुद से करा सकते हो। तुम किसी को भेजकर यह पता लगा सकते हो कि वह प्रधानमंत्री तुम्हारे पड़ोसी राज्य के राजा के साथ मिला हुआ था या नहीं। अगर मेरी बात गलत निकलती है तो मुझे गुरु होने का कोई हक नहीं है, लेकिन अगर मेरी बात सच निकलती है तो मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिसके बाद तुम्हें दुनिया में कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा, कोई भी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं कर पाएगा। राजा ने तुरंत अपने विश्वास पात्र सैनिक को उस राज्य में भेजा और अपने प्रधानमंत्री के पास एक खबर पहुंचाई। वह सैनिक ये खबर लेकर आया था कि राजा अपने मंत्री के सेवा से बहुत खुश है। प्रधानमंत्री ने ये राज्य हासिल करके जो काम किया है उसका उन्हें उचित इनाम दिया जाएगा। राजा अपने राज्य में जल्द ही वापस लौटकर अपने राजपाट को वापस से अपना अधीन लेना चाहते हैं। ये सुनते ही वो प्रधानमंत्री आग बबूला हो गया। वह खुद राजा के राजगद्दी पर बैठा हुआ था। उसने गुस्से में भरकर उस सैनिक को कहा कि तुम्हारे राजा को इस राज्य में घुसने का भी इजाजत नहीं है। अगर वह कहीं भी इस राज्य में दिखाई दिया तो उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। समझा देना अपने राजा को जाकर। वो खबर लेकर सैनिक अपना राजा के पास पहुंचा। राजा को सब बात सुनाई। जब राजा ने ये सब बात सुनी तो उसे विश्वास हो गया कि जो बात गुरु ने उसे बताया था वह बात पूर्ण रूप से सत्य थी। वापस वो उन्हीं गुरु के पास पहुंचकर और हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर गया और राजा ने उनके सामने रोते हुए कहा कि गुरुवर, मैं पूरी जिंदगी अंधेरे में रहा। मैंने किसी का विश्वास नहीं किया क्योंकि वो आदमी मेरे दिल में अपना जगह बना चुका था। मुझे पता ही नहीं चला कि वह मुझे धोखा दे रहा है। लोगों ने मुझे सचेत करने की कोशिश भी की, लेकिन मैं मूर्ख उन्हीं लोगों को अपना दुश्मन समझता रहा। काश मैंने अपने रानी की बात को मान लिया होता। काश मैंने उसकी बातों को जांच पड़ताल करवा ली होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन गुरुवर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन भविष्य में मुझे किन बातों का ख्याल रखना होगा जिससे कि मुझे कोई धोखा ना दे सके, मुझसे विश्वासघात ना कर सके। गुरु ने राजा के पीठ थपथपाते हुए कहना शुरू किया कि धोखा हमें तभी मिलती है जब हम किसी पर हद से ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, और हद से ज्यादा विश्वास कर लेने से हम अपना आंख और कान बंद कर लेते हैं। ना तो हम अपने आंखों से सत्य को देखना चाहते हैं और ना ही सुनना चाहते हैं। उम्मीद इंसान से करते हो और शिकायत भगवान से करते हो। गुरु ने आगे कहना शुरू किया कि जो हमारे साथ धोखा हुआ है उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन धोखा होने से पहले हम धोखेबाज लोगों से हम सतर्क और सावधान रह सकते हैं। विश्वासघाती व्यक्ति के कुछ निशानियां होती है, कुछ तरीके होते हैं जिनसे वह अपने शिकार को फांसते हैं।
उन तरीकों को पहचान कर धोखे से बचा जा सकता है। धोखेबाज व्यक्ति आपके दिल में किसी भी तरह जगह बनाता है, आप पर अपना विश्वास कायम करना चाहता है। इसके लिए वह नाना प्रकार के तरीके अपनाता है। सबसे पहले आपके करीब आने के लिए, आपसे नज़दीकियां बनाने के लिए वह आपको ये दर्शाता है कि उसकी भी दुश्मन वही है जो आपका है, या फिर उसका भी लक्ष्य वही है जो आपका है। कुल मिलाकर वो आपको ये दिखाना चाहता है कि उसकी विचारधारा भी वही है जो आपकी है, ताकि आप दोनों के बीच नज़दीकियां पनप सके। फिर धीरे धीरे अपने विश्वास के घेरे में आपको लेने के लिए वो कुछ ऐसा चाल चलता है कि आपको विश्वास हो जाता है कि मेरा सबसे विश्वास पात्र आदमी है। उदाहरण के लिए वो आपके लिए कुछ ऐसा काम कर देगा जो हमारे अपने नहीं करते। वो आपको बड़ा विचित्र सा लगेगा। उस इंसान से मिले आपको थोड़ा सा वक्त हुआ है, वो आपके लिए ऐसा काम कैसे कर सकता है, ये मन में सवाल उठेगा। लेकिन आप ये सोचेंगे कि ये इंसान बहुत ही अच्छा है, ये विश्वास के लायक है, ये मेरा मित्र हो सकता है। लेकिन याद रखना, अगर कोई हद से ज्यादा अच्छाई दिखा रहा है तो इसमें भी कोई रहस्य, कोई लालच छिपा हो सकता है। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि ये इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इतना अच्छा तो दुनिया में कोई भी नहीं देखा हमने आज तक, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है और इसके जांच अपने तरीके से जरूर करना। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके विश्वास उसके प्रति बढ़ने लगता है, वैसे वैसे वो आपके जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेना शुरू कर देता है। वह आपको ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ, और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ वो आपके सलाह या आपके राय आपका काम करने के लिए भी नहीं लेता। कुछ मक्कारी, कुछ धोखेबाजी पकड़ भी ली तो भी वो लोग इसका विरोध नहीं करेंगे, वो अपना गलती स्वीकार कर लेंगे। वह आपके साथ बहस भी नहीं करेंगे, ये भी दर्शाने की कोशिश करेंगे कि ये गलती उनसे किस वजह से हो गई। उनकी बात बड़ी ही मीठी होता है, वह आपके दिल में घर कर जाते हैं। वो आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, आपकी कमजोरियां बताने की बजाय आपके सामने आपके बड़ाई करेंगे। और याद रखना, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके सामने आपकी कमजोरियां गिनवाए, ना कि आपके सामने आपके बड़ाई के फूल बांधते चले जाए। सच्चाई कड़वी जरूर होती है, लेकिन वही आप में सुधार कर सकती है। उनकी बातें इतनी मीठी होती है कि अगर वो आपको धोखा भी दे दे और आपको पता भी चल जाए तो भी आप उनका साथ छोड़ना नहीं चाहते। अगर ये आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप एक विश्वासघाती आदमी के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। आपको उससे बाहर निकलना होगा। उसने आपको धोखा दे दिया, इससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए। अब किस बात का प्रतीक्षा कर रहे हो? आज ही उसका साथ छोड़ दो, वरना भविष्य में इससे भी बड़ी धोखा देगा, क्योंकि उसको आपकी कमजोरियां पता चल गई है। उसे पता चल चुका है कि आप उसका साथ नहीं छोड़ सकते, और अब वो पूरी तरह से आपको अपनी अधीन कर लेगा। अपने बातों को खत्म करते हुए गुरु ने आखिरी संदेश राजा को देते हुए कहा कि सचेत अवस्था में रहने के बाद आपको कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा। हमारी संवेदनाएं हमें दूसरे से जोड़ देती है और वो संवेदनाएं हमारी आंखों पर पर्दा डाल देती है। लेकिन अगर हम अपने संवेदनाओं से दूर हटकर निष्पक्ष होकर किसी आदमी को देखेंगे तो हम सच्चाई को देख पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, किसी से भी इमोशनली अटैच होना अच्छी बात है, लेकिन उस इमोशनल अटैचमेंट से फैसले लेना आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अपने फैसले लो, लेकिन बिना इमोशनल अटैचमेंट के। राजा ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि काश मुझे ये सीख पहले मिल गई होती तो मेरे साथ विश्वासघात नहीं होता। लेकिन कुछ चीजें समय से ही मिलती है। अगर ये बातें मुझे पहले पता चल जाती तो शायद मुझे इनकी कद्र नहीं रहती। लेकिन आज
ये सीख पूरी तरह से मेरे मन में बैठ चुकी है और भविष्य में मैं इन सीखों को अपने मन में, अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखूंगा ताकि कोई भी मुझे कभी धोखा ना दे पाए। और इसके बाद राजा वहां से वापस लौट जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये शिक्षाप्रद कहानी सुनने को मिल सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसी कहानी के अंत के साथ अब हम विदा लेते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही नई कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत।